सेशन में फोकस करते हैं आज के मैनेजमेंट पर और बात होने वाली है आज गेटवे डिस्ट्री पार्क्स के मैनेजमेंट से। बीएसई पर इस शेयर की आज रीलिस्टिंग हुई है। इस पर खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएमडी प्रेम किशन गुप्ता जी, जिनसे हम रीलिस्टिंग के अलावा बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग और रेल बिजनेस के लिए अवसर क्या होंगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ बता देते हैं। तो गेटवे डिस्ट्री पार्क जो है 1994 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। इंटरमॉडल लॉजिस्टिक्स की ये दिग्गज कंपनी है। नेटवर्क में 4 इनलैंड कंटेनर डिपोज यानी आईसीडी और 5 जो है कंटेनर फ्रेट स्टेशन यानी सीएफसी शामिल हैं। जनवरी 2022 में गेटवे रेल फ्रेट का इसमें विलय हुआ था और फरवरी 2022 में इसका नया नाम गेटवे डिस्ट्री पार्क्स हो गया था। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत ईटीना स्वदेश पर आपका। शुरुआत अगर करना चाहूँ मैं तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग आपने प्लान की है यहाँ से आगे किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं आने वाले समय में। सीएफएस बिजनेस में आपने जो रेल बिजनेस है, सीएफएस, आईसीडी, इन सबको आपने एक ही अम्ब्रेला के अंदर शामिल कर लिया है। तो किस तरह की ग्रोथ आने वाले दिनों में कंपनी में देख रहे हैं आप? इसमें ऐसा है कि तीनों कंपनी गेटवे रेल ट्रांसपोर्टेशन और आईसीडी ऑपरेट कर रही थी नॉर्थ इंडिया में, और गेटवे डिस्ट्री पार्क्स ऑल ओवर इंडिया जो पोर्ट टाउन्स हैं नावाशेवा, कोचीन, चेन्नई, कृष्णापट्टनम और विशाखापट्टनम में अपने सीएफएस चला रहे हैं। और एक कंपनी जो विशाखापट्टनम वाली थी वो भी डिफरेंट नेम में थी, गेटवे ईस्ट। रीज़न ये था कि गेटवे रेल और गेटवे ईस्ट में पहले शेयर होल्डिंग हमारी कम थी गेटवे डिस्ट्री पार्क्स की। तो अब ये है कि हमने जो दूसरे प्रमोटर्स थे उनसे और इन्वेस्टर्स थे उनसे बायबैक कर लिया इन दोनों कंपनी में, और ये दोनों कंपनी अनलिस्टेड थी। तो इसीलिए गेटवे डिस्ट्री पार्क्स और गेटवे रेल और गेटवे ईस्ट को मर्ज करके, विलय करके, वो इसकी एक ही कंपनी में अब उसका रेवेन्यू, उसकी इनकम, उसका प्रॉफिट सब एक जगह इकट्ठा होता है और अलग अलग मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक ही मैनेजमेंट उस बिज़नेस को पूरा चला पाएंगी। और ऑल ओवर इंडिया हमारे अब 9 लोकेशंस हैं इस वक्त सीएफएस और आईसीडी के। तो हम एक अच्छी सर्विस किसी को ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया चाहिए तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो कैश सब एक जगह इकट्ठा होता है तो उससे ये है कि एक ही कंपनी में वो कैश है तो उसका डेट भुगतान करने में और उस पैसे से एक्सपेंशन करने में मदद मिलती है। तो यही सोच के हमने तीनों कंपनी का मर्जर अमलगमेशन करा था और वो आज रीलिस्ट हो गया है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये जो इनकम है इसमें ये हमारे को काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी इसमें, और बिज़नेस सुचारू रूप से चलेगा। बिल्कुल, आपने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात यहाँ पर की गुप्ता साहब। तो ये जानना चाहेंगे कि जो हमने ये भी देखा कि पिछले क्वार्टर में आपने जो है डेट कम किया था, रिड्यूस किया था कंपनी का। तो इस महीने और आने वाले क्वार्टर में किस तरह का डेट रिडक्शन हम देख सकते हैं? डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जो एनसीडीज़ हैं जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है उसके लिए हम उन एनसीडीज़ को रीपे कर रहे हैं एंड ऑफ दिस मंथ, और वो कुछ अपने कैश फ्लो से कुछ फ्रेश लोन लेके, जो कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत कम में अब हो जाएगा और इससे कंपनी को और भी मजबूती मिलेगी। तो इसमें रीस्ट्रक्चरिंग नहीं है, सिर्फ एनसीडीज़ का ही हम इस महीने के एंड में जो रीपेमेंट कर रहे हैं जो हायर रेट पे था उसका लोअर रेट पे हमको मिलेगा। और कंपनी के कैश भी हैं जिसमें मतलब फिक्स डिपॉजिट्स में इस वक्त इन्वेस्टेड है, जो आगे हम एक्सपेंशन के काम में ले लेंगे। बिल्कुल, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से आपके जो एनसीडीज हैं वहां पर आप डबल डिजिट में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो आपकी जो कॉस्ट है जो डेट की वो आने वाले समय में कैसे रिड्यूस होगी? फ्यूचर बोरोइंग पर क्या फोकस है आपका? ये एनसीडीज़ का जो है ये 8% से नीचे हो जाएगा, और बाकी जो डेट्स हैं हमको जो टर्म लोन्स हैं वो अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स पे हैं, जिसमें 6.75 से लेके 7.25 तक हमारा इंटरेस्ट रेट है।
ओके, आपके कैपेक्स प्लान की बात करते हैं गुप्ता साहब। यहाँ पर 150 करोड़ का आपने प्लान किया हुआ है जो सैटेलाइट टर्मिनल है नॉर्थ ईस्ट रीजन में देश के, और साथ ही साथ आपने 10 हाई कैपेसिटी रेल को भी एक्वायर करने का प्लान किया है। ये जानना चाहते हैं आपसे कि इससे जो आपका रेवेन्यू पोटेंशियल है वो किस तरह से बढ़ता है ये जब प्लान पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद? देखिए, ये जो हाई कैपेसिटी रेल्स ट्रेन जो भी लेनी होगी वो हम लीज़ पे ले रहे हैं। रेक सब आगे हम नहीं खरीद रहे हैं, वो लीज़ मॉडल अच्छा है। और जो सैटेलाइट टर्मिनल्स बनाने हैं, हमने 2 सैटेलाइट टर्मिनल्स हैं जो कि 200 करोड़ में का कैपेक्स हमारा होगा। और उसके साथ जो इक्विपमेंट का और ट्रेलर्स का जो फर्दर इन्वेस्टमेंट है वो अनदर आप समझ लीजिए कि 50 करोड़ हो जाएगा। तो 200 करोड़ मतलब टर्मिनल बनाने में, और बाकी व्हीकल और इक्विपमेंट के लिए खर्च होगा। और वो इस फाइनेंशियल ईयर 23 में हमको उम्मीद है कि वो दोनों टर्मिनल ऑपरेशनल हो जाएंगे। ओके, तो FY23 तक वो कंप्लीट होने की उम्मीद है। यहाँ पर सरकार की जो योजना है, गति शक्ति योजना है, उसके तहत जो है कार्गो कैपेसिटी पोर्ट्स पर बढ़ाने की बात चल रही है। करीब करीब 1750 से कुछ ज़्यादा MMTPA की बात हो रही है 2024-25 तक। ये जो कमीशनिंग होगी इसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी के लिए वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह का दिखाई देगा? देखिए, ये जो कैपेसिटी बढ़ेगी उससे क्या होगा कि ट्रेन्स फास्ट स्पीड पे दौड़ेंगी। अभी जो ट्रेन्स हैं वो आज अभी ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के शुरू होने से पहले 22-23 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी, जो कि अब 45-46 किलोमीटर की स्पीड अब आ गई है। अभी कुछ पार्ट्स बाकी हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने में, और जैसे ही वो कंप्लीट होते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तो ये स्पीड बढ़ के 65-70 किलोमीटर की एवरेज आ जाएगी। तो उससे जो टर्न अराउंड टाइम होता है, सेम ट्रेन जो हमारे जिसमें चाहे वो लीज पे है चाहे ओन्ड है, उससे हमारे टर्न अराउंड टाइम कम होने से हमें फर्दर ना तो ख़रीदनी पड़ेंगी रेक्स, ना ही हमको लीज पे लेनी पड़ेंगी। सेम रेक्स हमारे को और ज़्यादा वॉल्यूम देंगी, तो हमारी कॉस्ट ऑफ यूनिट पर यूनिट कम हो जाएगी। तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स डेफिनेटली इंडिया के लिए और ख़ास करके हमारी कंपनी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इससे ये जो रेल की स्पीड चेंज होगी उससे जाहिर तौर पर फ़ायदा तो होगा ही। जैसा आप बता रहे हैं कि आपको ना तो नई ट्रेन लेनी पड़ेंगी ना ही रेंट करनी होंगी। ये जो वॉल्यूम बढ़ेगा गुप्ता साहब, वो समझना चाहते हैं किस तरह का मार्केट शेयर आप गेन कर पाएंगे, चाहे अगर हम लुधियाना NCR इस रीजन की बात करें, और ख़ास तौर पर ये जो रीजन है, क्या आप किसी तरह का प्राइस हाइक ले पाए हैं यहाँ पर? जो मार्केट शेयर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो पहले हमारा NCR रीजन में 12% था, जो कि अब बढ़ के 14% हो गया है। तो एक तो वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं एग्जिम के, तो उसमें हमारे को हमारा जो मार्केट शेयर था वो तो मिला इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। उतने एक्स्ट्रा कंटेनर्स आ गए और हमने 2% मार्केट से शेयर गेन करा। ओके, तो मार्केट शेयर तो बढ़ा है यहाँ पर, 12 से 15% हो गया है, ये तो एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने यहाँ पर गुप्ता साहब जो हॉलेज चार्जेस हैं उसमें डिस्काउंट दिया था 5% तक का। ये समझना चाहते हैं कि किस तरह का फ़ायदा आपकी कंपनी को उससे मिला था इस 5% के डिस्काउंट से, और अब जो ताज़ा खबर है वो तो ये कि मार्च 2022 तक ये डिस्काउंट ख़त्म भी हो जाएगा। तो फिर आपके बिजनेस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? देखिए, ये जो डिस्काउंट है ये अप्रैल 22 तक है, तो ये उसके बाद रेलवेज़ या उससे पहले क्या अनाउंस करती है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे कंटेनर ट्रेन्स के अलावा और भी फ्रेट ट्रेन्स चलती हैं और उससे रेलवे को बिज़नेस मिल रहा है। तो वो अपनी इकोनॉमिक्स देख के जैसा भी ठीक समझेंगे, पर मेरे अपने अनुमान से ये डिस्काउंट के अलावा और फर्दर कुछ प्राइसिंग में कमी आनी चाहिए, जिससे रोड्स टू रेल जो शिफ्ट हो रहा है वो और अधिक होगा। ओके,
ओके, ये जो पंजाब कॉन्वेयर टर्मिनल एग्रीमेंट है ये अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है गुप्ता साहब, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपका सीएफएस सेगमेंट है उसका अब आउटलुक कैसा दिखाई देता है उसके बाद? देखिए सीएफएस में मार्जिन काफ़ी कम हो गए थे पिछले कई सालों में। और पंजाब कॉन्वेयर जो हमारे पास 15 साल का O&M एग्रीमेंट था वो एक ऊंचे रेट पे था, और उनका आरएफक्यू आने के बाद हमने उसमें नहीं भरा, क्योंकि जो कमर्शियल्स पे उन लोगों ने आरएफक्यू इशू करा था उस पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो यही कारण है कि 3 बार वो आरएफक्यू करने के बाद हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। एंड जो हमारा दूसरा नवा शेवा में सीएफएस है वहाँ पर हमारे वॉल्यूम्स हमारे बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल वॉल्यूम नंबर्स में शायद थोड़ी कमी आएगी, लेकिन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ओके, एक आखिरी सवाल यहाँ पर गुप्ता जी पूछना चाहेंगे, वो ये कि सरकार ने हाल ही में अब फ्यूल प्राइस हाइक भी कर दिए हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह से आपकी कंपनी पर किस तरह का मार्जिन पर अब इम्पैक्ट पड़ता है, और क्या आप किसी तरह के प्राइस हाइक का प्लान कर रहे हैं फिलहाल? देखिए हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ये प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो फ्यूल के होते हैं, डीजल के जैसे मेन हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बिल्ट इन होते हैं कि हम जब भी वो घटेगा या बढ़ेगा तो उसी हिसाब से प्राइसिंग एडजस्ट हो जाएगी। थोड़ा सा गैप ज़रूर रहता है, जैसे परसों अनाउंसमेंट हुई है तो हमको थोड़ा कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, और उसके बाद मतलब ने 1 महीने का गैप रहता है कि हम 1 महीने बाद से अपनी प्राइसिंग जो भी बढ़ी है उतनी ही मतलब ने पास ऑन कर दी कस्टमर को। प्रेम किशन गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटीना स्वदेश के लिए इस समय निकालने के लिए। गेटवे डिस्ट्री पार्क का टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर बताता हुआ कंपनी की आगे की योजनाएं और किस तरह से प्राइस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को आगे बढ़ाया जा सकता है वो प्राइस। हमारे साथ शर्मिला जोशी जुड़ गई हैं। अब स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए इस पर राय देने के लिए। शर्मिला, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्टॉक आज इस खराब बाजार में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाजार तो खैर रिकवर हो रहा है, तो करीब 3 से 4% ऊपर दिखाई दे रहा है। गेटवे डिस्ट्री पार्क पर क्या व्यू होगा आपका फिलहाल? गेटवे डिस्ट्री पार्क वो जो सेक्टर जिसको वो बिलोंग करता है, और ओवरऑल लॉजिस्टिक स्पेस पर काफी एक पॉजिटिव ही राय है। और हमने यही देखा है थ्रू आउट दिस होल पैंडेमिक सिचुएशन किस तरह से इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। जो स्टॉक्स सबने अपना बिजनेस मॉडल पिवट किया है ताकि आपको घर बैठे हर चीज की डिलीवरी मिले। सो ये जो वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इन सब जिस तरह के बिजनेसेस है उनका काफी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। उसके साथ साथ जीएसटी ऑल्सो हैज हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लिस्टेड प्लेयर्स। यही है कि थोड़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतना ठीक, इट्स बीन सॉर्ट ऑफ मिडलिंग, यानी बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। सो थोड़ी न्यूट्रल राय है, लेकिन क्योंकि स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है, मुझे लगता है कि आप ये लेवल पे ले सकते हैं। ओके, काफ़ी करेक्शन हो चुका है स्टॉक में, तो इस लेवल पर लिया जा सकता है गेटवे डिस्ट्री पार्क। 72 के आसपास हमने देखा आज ये स्टॉक ट्रेड करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए।